Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your physics class from PNS Char Sadda. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है तो इससे पहले 2 लेक्चर्स में हमने वर्नियर कैलिपर को डिस्कस किया है। वर्नियर कैलिपर क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ, डायमीटर, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर, विड्थ वगैरह मेजर कर सकते हैं। तो मेजरिंग तरीक़ाकार जो था इस पे भी कल डिस्कशन हुआ था। आज हम पढ़ेंगे। अगर आप बुक में पेज नंबर 16 पे देखें तो उन्होंने दिया है जीरो एरर। सो जीरो एरर क्या होता है वर्नियर कैलिपर में? कि जब यहाँ पे अगर आपको इस मेरा स्क्रीन आपको जो दिखाई दे रहा है तो इसमें अगर आप देखें तो ये वर्नियर कैलिपर है। इसके ये दोनों जॉस है, ये ए ये बी। तो जब हम इस वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉस को आपस में प्रेस करें और फिर हम देखें कि अगर इस तरह, ये वर्नियर स्केल है, नीचे वाला कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल। सो अगर इस तरह वर्नियर स्केल का जीरो, इस तरह ये ऊपर वाला कौन सा स्केल है? मेन स्केल। बिल्कुल इस मेन स्केल के आमने सामने हो वर्नियर स्केल का जीरो, बिल्कुल इस मेन स्केल के इस तरह आमने सामने हो, तो फिर इसमें हमारे साथ जीरो एरर नहीं होगा, मतलब देयर इज नो जीरो एरर। सही है। अब अगर हमारे साथ इस वर्नियर स्केल का ये जीरो, क्योंकि हम वर्नियर स्केल का पहले इसलिए बात करते हैं कि हमारे साथ वर्नियर स्केल जो है वो फिक्स स्केल नहीं है, वो एक मूवेबल स्केल है। मतलब इसको हम स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं कौन से स्केल पे? मेन स्केल पे। तो इसलिए मैं पहले बात किसकी करता हूँ? वर्नियर स्केल की। सही है। सो वर्नियर स्केल का अगर जीरो इस मेन स्केल के बिल्कुल आमने सामने न हो, मतलब आमने सामने कब होगा? या तो ये वर्नियर स्केल का जीरो इस जीरो से टुवर्ड्स द राइट आएगा या टुवर्ड्स द लेफ्ट आएगा, तो फिर इसमें हमारे साथ जीरो एरर मौजूद होगा। अब ये जीरो एरर दोनों किस्म के पॉसिबल है, मतलब कि इस वर्नियर स्केल का ये जीरो या तो टुवर्ड्स द राइट पॉसिबल है कि इससे आ जाए, या टुवर्ड्स द लेफ्ट पॉसिबल है। यही दो पॉसिबिलिटी है। तो यही दो पॉसिबिलिटीज की बुनियाद पे हम इस जीरो एरर को दो ही पोर्शंस में तकसीम करते हैं। फर्स्ट वन क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर। If the zero error of the vernier scale lies to the right of the zero of the main scale, then such zero error is called positive zero error. अगर वर्नियर स्केल का जीरो इस मेन स्केल, ऊपर वाला मेन स्केल है, नीचे वाला वर्नियर स्केल, अगर इस वर्नियर स्केल का जीरो इस मेन स्केल की जीरो से किस साइड पे आ रहा है? राइट साइड पे। किस साइड पे आ रहा है? राइट साइड पे। तो ऐसे एरर को हम कौन सा एरर कहेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर। कौन सा एरर? पॉजिटिव जीरो एरर। सही है। तो जीरो एरर का पहला किस्म पॉजिटिव जीरो एरर, वो एरर जिसमें वर्नियर कैलिपर का वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल की जीरो से किस साइड पे आ रहा है? टुवर्ड्स द राइट साइड पे। तो ऐसे एरर को हम कौन सा एरर कहेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर। अब ये एक बात तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव जीरो एरर। नेक्स्ट वन इसके अगेंस्ट है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। So negative zero error कौन सा है? कि if the zero of the vernier scale lies to the left of the zero main scale, then such zero error is called negative zero error. इससे पहले मैंने जो डिस्कस किया, अगर आपको याद तो पॉजिटिव जीरो एरर में वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो आ रहा है मेन स्केल की जीरो से किस साइड पे? राइट साइड पे। किस साइड पे? राइट साइड पे। तो इसको हमने पॉजिटिव जीरो एरर कहा। अब नेक्स्ट जो है, हम जब नेगेटिव जीरो एरर की बात करेंगे तो इससे ये पॉजिटिव जीरो की क्या है? अगेंस्ट है, बिल्कुल अपोजिट है। सो मतलब कि पॉजिटिव जीरो एरर में अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की जीरो से टुवर्ड्स द राइट साइड आ रहा है, तो नेगेटिव जीरो एरर में वर्नियर स्केल का जीरो, नेगेटिव जीरो एरर में वर्नियर स्केल का जीरो। ये जरक सईद और ये बाकी जो एक बच्चा है इसके कैमरे ऑन है, ये बंद करे शाबाश अपना कैमरा, वीडियो बंद करे शाबाश। जरक ऑफ योर कैमरा बेटा, शाबाश। जरक सईद, जरक सईद, सरक जल्दी ऑफ करे वरना आपको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा।
अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा, अच्छा यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो नेगेटिव जीरो एरर है, तो इसमें क्या होगा कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो आएगा किस साइड पे, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन स्केल। तो ऐसे एरर को हम कौन सा कहेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। सही है। तो अब इस पे एमसीक्यूज किस तरह बनते हैं कि अगर एमसीक्यूज में इस तरह आ जाए कि in vernier scale the zero error in which the zero of vernier scale lies to the right of the main scale is called positive zero error, negative zero error both are none। तो इसमें इसको हम कौन सा कहेंगे, positive zero error। सेकेंड वन एमसीक्यू इस तरह बनता है कि if the zero of the vernier scale lies to the zero of the main scale such zero error is called negative zero error। इसी के साथ आपका जो टॉपिक था वर्नियर कैलिपर वो खत्म हो गया। इसके बाद बुक पेज नंबर 18 पे देखिए हमारे साथ टॉपिक 1.6.3 स्क्रू गेज। क्या है, स्क्रू गेज। अब यहाँ पे देखिए कि स्क्रू गेज भी हमारे साथ एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्क्रू गेज भी क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर आपको याद तो हमने स्टार्ट किया था किस चीज से, मीटर रूलर से। इसके बाद मीटर रूलर को भी हम किस चीज की यूज करते थे, फॉर द मेजरिंग ऑफ लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इस तरह वर्नियर कैलिपर था, तो इसके जरिए भी हम किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ या डायमीटर वगैरह ये हम चीजें इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करते थे। अब इसके बाद जो स्क्रू गेज है ये भी इसी तरह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसी के जरिए भी हम किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ या डायमीटर मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी तो हमारे साथ वर्नियर कैलिपर मौजूद है। तो इसकी जरूरत बेटा इसलिए पड़ी कि हमारे साथ वर्नियर कैलिपर का एक खास लिमिट था जिसको हम इसका लीस्ट काउंट कहते हैं 0.1 मिलीमीटर। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ या डायमीटर वो 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। लेकिन इससे हमारे साथ बारीक चीजें भी है। तो इस तरह बारीक कम से कम चीजों की डायमीटर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एक दूसरी डिवाइस की जरूरत पड़ी। और इसीलिए कि एक न्यू डिवाइस जो बनाया गया वो क्या है, स्क्रू गेज, जो वर्नियर कैलिपर से भी क्या है, कम पैमाइश करते हैं। सही है। तो स्क्रू गेज भी हमारे साथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ डायमीटर वगैरह को बहुत कम पैमाइश हद तक मेजर कर सकती है। इसका डिफिनेशन क्या है, a device used to measure fraction of smallest scale division by rotatory motion of circular scale over it is known as screw gauge। अगर आपको वर्नियर कैलिपर का डिफिनेशन याद तो हम वहां पे पढ़ा था कि device used to measure fraction of smallest scale division by sliding over another scale or vernier scale by sliding a vernier scale over it। कि इसकी जरिए वर्नियर कैलिपर का डिफिनेशन हमने इस तरीके था कि हमारे साथ एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए हमारे साथ एक मेन स्केल होता है और इस पे एक वर्नियर स्केल स्लाइड करता है और इस पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे स्क्रू गेज भी हमारे साथ एक डिवाइस है जिसमें हमारे साथ इसका जो मेन स्केल है इसकी जो डिवीजन है इसके फ्रिक्शन तक हम किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हैं। लेकिन इसी के ऊपर हमारे साथ एक रोटेटरी मोशन वाला सर्कुलर स्केल भी होता है। वहां पे कौन सा स्केल था, स्लाइडिंग स्केल था। इधर कौन सा है, सर्कुलर स्केल है। सही है। सो स्क्रू गेज भी हमारे साथ एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के फ्रिक्शन स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन
जो है उस हद तक उसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं बाय बाय रोटेटिंग अ सर्कुलर स्केल। सही है? या इसके जरिए इस स्क्रू गेज के जरिए हम किसी ऑब्जेक्ट की 0.01 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। इस स्क्रू गेज के जरिए हम किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ डायमीटर को किस हद तक 0.01 मिलीमीटर तक हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इसको जो इन्वेंटर था यहाँ पे, सॉरी ये स्क्रू गेज का सही है, screw gauge was invented by William Gascoigne in 1638। स्क्रू गेज को विलियम गैस्कोइने ने 1638 में इन्वेंट किया था। अब यहाँ पे देखिए इधर इसके फिगर, ये जो बुक में पेज नंबर 18 पे फिगर 1.3 है, इसकी तरफ देखिए। ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये स्क्रू गेज है। ये क्या है? स्क्रू गेज। ये इसका ये यू शेप का होता है। यहाँ पे देखिए इसका शेप किस तरह है? यू शेप। अब इसकी जो मुख्तलिफ पार्ट्स है उसकी तरफ देखिए। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बुक में भी, इसको कहते हैं एनवेल। ये क्या होता है? एनवेल। ये फिक्स होता है। ये एनवेल क्या होता है? इसको हम कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं एनवेल, और ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पे लिखा है स्पेयर, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट इसकी मेजरमेंट करते हैं वही हमने प्लेस किया है। सही है? इसको हम क्या कहते हैं? स्पेयर। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप ले यहाँ पे प्लेस कर सकते, जरूरी नहीं है कि आप क्या बुक में स्पेयर लिया है तो इसलिए। इसके बाद ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं स्पेंडल। तो स्पेंडल को हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। सही है? स्पेंडल इज अ मूवेबल पार्ट ऑफ स्क्रू गेज। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं लॉक। ये क्या? इसके जरिए हम स्क्रू गेज को लॉक कर सकते हैं, मतलब कि इसके बाद स्पेंडल मूव वगैरह नहीं करेगा। ये जो आपको मेड वाले इस तरह बिल्कुल सीधा लाइन दिखाई दे रहा है, जिस तरह पे यहाँ पे देखिए बिल्कुल सीधा लाइन इस तरह, तो इसको हम कहते हैं डॉटम लाइन और सेंट्रल लाइन। डॉटम लाइन ये वाला है, ये वाला लाइन कौन सा है? डॉटम लाइन और सेंट्रल लाइन। और इसके ऊपर जो स्केल बनाया गया है इसको हम कहते हैं मेन स्केल। इसको हम क्या कहते हैं? मेन स्केल। सही है? समझ आ रही है बेटा सबको? ये डॉटम लाइन, ये बिल्कुल सीधा लाइन जो है इसको हम कहते हैं डॉटम लाइन, और डॉटम लाइन के ऊपर जो स्केल बनाया गया है इसको हम क्या कहते हैं? मेन स्केल। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसको उन्होंने नाम दिया है टेम्पल। इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल भी। इसको आप, और इसके ऊपर जो स्केल बनाया गया है इसको हम कहते हैं टेम्पल स्केल, और इसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। सही है? और यहाँ पे जो लिखा है रेचेट। सही है? तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेचेट। अब इसमें हर जो पार्ट है इसका अपना अपना काम है। जो स्पेंडल और एनुअल है इसके दरमियान हम ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। एनुअल और स्पेंडल के दरमियान हम ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? प्लेस। जैसा यहाँ पे स्पेयर पड़ा है। लॉक क्या है? इसके जरिए हम स्क्रू गेज को लॉक करते हैं, मतलब इसके बाद इसके अंदर टेम्पल कुछ भी सर्कुलेशन नहीं करती। ये जो टेम्पल है इसके जरिए हम स्पेंडल को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो टेम्पल है ना, इसको जब हम रोटेट करेंगे इस तरह रोटेट करेंगे तो इसी के जरिए हम स्पेंडल को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। रेचेट का काम क्या है? रेचेट का काम ये है कि जब हम टेम्पल को मूव करेंगे और हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट प्लेस जाएगी, ये स्पेंडल और एमएल को आपस में मजबूती के साथ पकड़ लें, तो अगर हम बाय फोर्स मजीद टेम्पल को मूव करेंगे तो ये इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। तो रेचेट का काम ये है कि रेचेट जो यूजर है, जो बंदा स्क्रू गेज इस्तेमाल कर रहा है, इस बंदे को इस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से क्या करते हैं? रोकते हैं। सही है?
मतलब जब हम यहाँ पे इस तरह इस पेंडल जो है ना ये रेचेट के जरिए भी घुमाया जाता है। अच्छा, तो जब यहाँ पे हम इसके दरमियान ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं और हम रेचेट इस तरह घुमाते हैं तो ये इस तरह जब ये स्पेंडल और एरो के दरमियान ये ऑब्जेक्ट मजबूती के साथ ग्रिप में आ जाएगा तो इसके बाद रेचेट क्लिक क्लिक स्टार्ट करेगा। सही है, क्या स्टार्ट करेगा? क्लिक क्लिक। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि टेम्पल को मजीद हम फोर्स नहीं करेंगे या रेचेट या स्पेंडल को हम मजीद इस ऑब्जेक्ट पे मूव नहीं करेंगे क्योंकि इससे इस ऑब्जेक्ट की शेप में बिगाड़ आ सकता है। तो इसका क्लिक क्लिक हमें ये मैसेज देगा कि आप मजीद फोर्स या मजीद टेम्पल को रोटेट मत करें क्योंकि ऑब्जेक्ट उन्होंने मजबूती के साथ पकड़ लिया है। सही है, तो ये इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स और इसका फंक्शन। अच्छा, इसके बाद क्या है जो पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या होता है? ये जो टेम्पल है ना ये इस मेन स्केल के ऊपर इस तरह सर्कुलेशन करते, जिस तरह वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल जो था वो स्लाइडिंग कर रहा था मेन स्केल पे। क्या कर रहा था? मेन स्केल पे। इसका मिसाल स्क्रू और नट की तरह है। जब आप नट रोटेट करेंगे ना तो ये स्क्रू की मतलब इनसाइड या फॉरवर्ड साइड क्या करेगा? मूव करेगा। सही है, तो इसका मिसाल इस टेम्पल का मिसाल भी इस तरह है। जब आप इसको किसी भी मतलब या क्लॉकवाइज या अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो या तो ये इनसाइड इस तरफ चला जाएगा या आउटसाइड बाहर आएगा। सही है, अब यहाँ पे देखिए तो मैंने इससे पहले जो मिसाल दे दिया जो नट और स्क्रू का, तो जब आप नट को घुमाते हैं तो ये इनसाइड द स्क्रू जाता है कि नहीं जाता? सही है, मतलब जो स्क्रू के ऊपर वो डिस्टेंस कवर करता है ना। तो इसी तरह जब हम इस टेम्पल को रोटेट करेंगे घुमाएंगे तो ये इस मेन स्केल पे क्या करता है? डिस्टेंस कवर करता है। इस मेन स्केल पे क्या करता है? डिस्टेंस कवर करता है। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम इस टेम्पल स्केल को इस तरह एक पूरा रोटेशन दे दें, एक पूरा चक्कर दे दें, मतलब यहाँ पे जीरो बिल्कुल इस डॉटम लाइन के सामने है ना, ये जीरो टेम्पल स्केल का या सर्कुलर स्केल का, टेम्पल स्केल या सर्कुलर स्केल का ये जीरो लाइन इस डॉटम लाइन के बिल्कुल आमने सामने है ना। लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि इस टेम्पल स्केल को मैं एक चक्कर देता हूं, मतलब इस तरह रोटेट करता हूं और एक चक्कर इस तरह देता हूं कि मतलब दोबारा ये टेम्पल स्केल या सर्कुलर स्केल का जीरो इस डॉटम लाइन के आमने सामने आ जाए। तो अब इस एक चक्कर के दौरान ये टेम्पल स्केल इस मेन स्केल पे जितना फासला कवर करे तो इसको हम कहेंगे पिच ऑफ द स्क्रू गेज। क्लियर हो गया ये बात कि एक चक्कर के दौरान मतलब इस सर्कुलर स्केल को या इस टेम्पल को हम इस तरह एक पूरा चक्कर दे दें, मतलब एक टर्न के लिए रोटेट करे, एक चक्कर के लिए घुमाए, तो ये जितना फासला इस मेन स्केल या इनसाइड या आउटसाइड कवर करे तो वही फासला हमारे इसको हम क्या कहेंगे? पिच ऑफ द स्क्रू गेज। क्लियर हो गया ये बात? अब इसकी डिफिनीशन की तरफ देखें कि the distance traveled by circular scale on linear scale in one rotation, इसको हम linear scale भी कहते हैं। ये मेन स्केल को हम क्या कहते हैं? linear scale भी कहते हैं। कि जो सर्कुलर स्केल है ये एक चक्कर के दौरान इस लीनियर स्केल या मेन स्केल पे जितना फासला कवर करे तो इसको हम क्या कहते हैं? पिच ऑफ द स्क्रू गेज। इसको हम क्या कहेंगे? पिच ऑफ द स्क्रू गेज। सही है, तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज समझ गए? मतलब कि सिंपल बात है कि एक चक्कर के दौरान सर्कुलर स्केल के एक चक्कर के दौरान ये जितना फासला मेन स्केल पे कवर करते तो इसको हम क्या कहेंगे? पिच ऑफ द स्क्रू गेज। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। अगर आप याद तो हमने लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर भी पढ़ा था ना, इस तरह हम यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज भी पढ़ेंगे।
सो डिफिनेशन तो वही है कि मतलब डिस्काउंट तो हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए वही डिफिनेशन है कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे जो कम से कम पैमाइश करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका डिस्काउंट कहते हैं। तो अब जाहिर बात है कि वही डिफिनेशन हम क्या करेंगे, स्क्रू गेज को भी अप्लाई करेंगे। So the minimum length which can be measured accurately by screw gauge is called least count of screw gauge। कम से कम लेंथ जिसको हम सही तौर पे स्क्रू गेज पे मेजर कर सकते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। क्लियर हो गया कि कम से कम फासला जिसको हम स्क्रू गेज पे सही तौर पे मेजर कर सकते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। The least count of screw gauge is found by dividing pitch by the total number of division on circular scale। अब लीस्ट काउंट हम किस तरह फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखिए, इधर के स्पेगल की तरफ दोबारा देखिए कि अगर आप यहाँ पे देखिए तो इधर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ तक 45 आ रहा है, इसके बाद काउंट करें 46, 47, 48, 49, 50, कितने हैं 50। तो मतलब कि जो सर्कुलर स्केल है इस पे टोटल कितनी डिविजन्स है, 50 डिविजन्स है। कितने हैं सर्कुलर स्केल के टोटल कितनी डिविजन्स है, 50 डिविजन्स है। अब लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हम किस तरह मालूम करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज मालूम करेंगे। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि जब हम इस सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन देते हैं और ये मेन स्केल पे जितना फासला कवर करते हैं तो इसको तो हम पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहते हैं। तो यही पिच ऑफ द स्क्रू गेज हम लेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है ऑन सर्कुलर स्केल, इसी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये बात दोबारा सुन ले कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज हम किस तरह फाइंड करेंगे कि जो पिच ऑफ द स्क्रू गेज हम फाइंड करें, पिच ऑफ द स्क्रू गेज जो हम फाइंड करें तो इस पिच ऑफ द स्क्रू गेज को हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू हमारे साथ आ जाए वही वैल्यू हम लेंगे और जो सर्कुलर स्केल पे हमारे साथ टोटल डिविजन्स हैं इसी टोटल डिवीजन पे हम इस पिच ऑफ द स्क्रू गेज को डिवाइड करें तो रिजल्ट में हमें जो आंसर हासिल हो जाएगा, जो वैल्यू हासिल हो जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन हम यूज करते हैं वो क्या है कि डिस्काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल। सो अब यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज यहाँ पे जो सिचुएशन है तो इसमें हमारे साथ पिच ऑफ द स्क्रू गेज जो है वो क्या है, 0.5 मिलीमीटर। ये जो सिचुएशन है इसमें पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या है, 0.5 मिलीमीटर और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन को आपने तो देख लिया वो कितने थे, 5। कितने थे, 5। तो 0.5 मिलीमीटर को 50 पे डिवाइड करें तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। तो इस तरह स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, 0.1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। 0.001 सेंटीमीटर और 0.01 मिलीमीटर। सही है। अब स्क्रू गेज के जरिए हम मेजरिंग किस तरह करेंगे, इससे पहले अगर आपको याद है तो हमने मेजरिंग विद वर्नियर कैलिपर भी पढ़ा था ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, मेजरिंग विद द स्क्रू गेज। अच्छा, so if pitch of the screw gauge is 0.5 मिलीमीटर, अगर पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या है, 0.5 मिलीमीटर है and the number of division on circular scale is 50, then the diameter of small sphere is measured by screw gauge by the following methods।
तो हम जो स्पेयर अगर आपको मैंने फिगर में जो दिखा दिया ना, तो इसका डायमीटर हम फिर नीचे स्टेप्स की जरिए फाइंड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि नोट पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम पिच और लीस्ट काउंट नोट करेंगे। मतलब बेसिकली हमारा जो काम है वो लीस्ट काउंट नोट करना अपने साथ। लेकिन पिच हम इसलिए काउंट करेंगे कि पिच के बगैर हम लीस्ट काउंट फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले पिच अपने साथ नोट करेंगे और फिर इस पिच की वैल्यू की जरिए हम क्या फाइंड करेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन टेम्पल एंड एनिमल। सॉरी यहाँ पे ये एनुअल एंड स्पेंडल आ रहा है। ये क्या है, एनुअल एंड स्पेंडल। ये क्या है, एनुअल एंड स्पेंडल करे, सही है। ये है एनुअल एंड स्पेंडल, सही है। अच्छा यहाँ पे देखिए, सो प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन एनुअल एंड स्पेंडल और स्पेंडल एंड एनुअल। अब no turn the thimble until the anvil and spindle gently grip the object। अब क्या करें कि हम इस टेम्पल को रोटेट करें, मूव करना शुरू करें हत्ता कि एनुअल और स्पेंडल इस ऑब्जेक्ट को मजबूती के साथ पकड़ ले, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि देन टर्न द रेचेट अंटिल इट स्टार्ट क्लिक। मैंने जो आपको बात इससे पहले बता दी कि रेचेट का काम क्या है कि इस यूजर को इस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा प्रेशर या ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से क्या कर ले, रोक ले, सही है। सो देन टर्न द रेचेट। रेचेट को हम क्या करेंगे, रोटेट करना स्टार्ट करेंगे until it start click। ये क्या शुरू करे, क्लिक क्लिक स्टार्ट करे। so the ratchet prevent the user, जो बंदा स्क्रू गेज इस्तेमाल कर रहा है, for exerting too much pressure on the object। ये इस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा प्रेशर ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से क्या कर ले, रोक ले। अब हम रीडिंग किस तरह लेंगे, क्या लेंगे, रीडिंग किस तरह लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए रीड द मेन स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग हम किस तरह लेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर इस फिगर में अगर आप देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा वाज़ेह दिखाई दे रहा है आपको कि ये एज अगर आप देखें तो ये क्या है, ये इस सर्कुलर स्केल का एज है। ये क्या है, इस सर्कुलर स्केल का एज है। तो हम यहाँ से, ये तो 0 है और ये आपको पता है कि ये कौन सा स्केल है, मेन स्केल। कौन सा, मेन स्केल, सही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के प्लेस करने के बाद इस सर्कुलर स्केल का एज कौन सी डिवीजन ऑन ऑफ मेन स्केल आया है, कि इस सर्कुलर स्केल का एज, यहाँ पे ये एज आपको दिखाई दे रहा है ना, कि ये इस मेन स्केल की कौन सी डिवीजन के ऊपर आया है। तो वही डिवीजन हम अपने साथ नोट करेंगे और ये हमारे साथ क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग। तो मतलब 1 2 3 4 5 6, सही है। तो मतलब कि मेन स्केल रीडिंग हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा कि बिटवीन 5.5 एंड 6। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नीचे जो है ये 5.5 रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, 5.5। सो मतलब ये 5.5 और 6 के दरमियान आया है, सही है। सो हम तो 5.5 हमारे साथ एक्यूरेट फिगर है, तो वही हम अपने साथ नोट करेंगे। और इस डाउटफुल फिगर जो बिटवीन 5.5 और 6 के दरमियान है, तो इसके लिए हम वो फ्रैक्शन फाइंड करेंगे कि हम इसके साथ ऐड करें। तो इससे हमें रिजल्ट में जो वैल्यू हासिल होता है वो क्या होगा, डायमीटर ऑफ द स्फीयर।
तो मेन स्केल रीडिंग हम किस तरह लेंगे? मेन स्केल रीडिंग लेने की हम क्या करेंगे कि इस एज ऑफ सर्कुलर स्केल को हम देखेंगे कि वो कौन सी डिवीजन आप मेन स्केल के ऊपर आया है, कि मेन स्केल की कौन सी डिवीजन के ऊपर वो आया, तो वही डिवीजन अपने साथ हम नोट करेंगे। तो वो क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग। सही है। तो यहाँ पे देखिए कि उन्होंने लिखा है कि रीड द मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग तो आप लोग समझ कि आप किस तरह लेंगे। इन फिगर द एज ऑफ द सर्कुलर स्केल इज लाइंग बिटवीन 5.5 मिलीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। सो आई मतलब इसका मतलब ये है कि स्फीयर का डायमीटर बिटवीन वैल्यू 5.5 एंड 6 मिलीमीटर आ रहा है। So the diameter of the sphere is more than 5.5 millimeter and less than 6 millimeter. कि इस स्फीयर का डायमीटर जो है वो क्या है? बिटवीन 5.5 मिलीमीटर एंड लेस देन 6 मिलीमीटर है। अच्छा, ask your question बेटा, शाबाश, raise your hand, ask your question. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी पूछे बेटा। सर ये डिवीजन का हमें कैसे पता चलेगा? कौन सी डिवीजन का बेटा? जो सर्कुलर सर ये स्केल पे, जी बिल्कुल, उसकी डिविजन्स का हमें कैसे पता चलेगा क्योंकि टोटल कितने डिविजन्स है हमारे पास? अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा, इस फिगर में ये जो ऊपर देखिए इस फिगर में कि ये आपको देख रहे हैं, ये जो यस मार्क्स आपको सर। दिखाई दे रहा है ना, ये जीरो, यस सर। इसके बाद 1 2 3 इस तरह, तो आप इस पे के ऊपर बाकायदा के साथ काउंट कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे देखिए ये ओके 45 और इसके सर। बाद 46, यहाँ तक इस पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 है। क्लियर हो गया? ओके सर, थैंक यू। यस सर। अच्छा, थैंक यू इकरा, सर। आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसकी तरफ देखें। अच्छा, इसके टू नो द पार्ट मोर देन 5.5 मिलीमीटर। अब जो मैंने बता दिया ना कि हमारे साथ जो डायमीटर ऑफ स्फीयर है वो 5.5 से ज्यादा आ रहा है और 6 से कम है, तो वही पार्ट जो फ्रैक्शन हमारे साथ जो 5.5 मिलीमीटर से ज्यादा आ रहा है वो क्या है, वो अब हम मालूम करेंगे। So we look for the division of circular scale which is in front of datum line. तो अब हम देखेंगे कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन इस डाटम लाइन के आमने सामने है, तो वही डिवीजन आपके साथ नोट करें। अगर आपको याद है तो उस वर्नियर कैलिपर में हम क्या तरीके का यूज करते थे कि हम किसी भी डिवीजन को देखते थे कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल का कोई भी डिवीजन बिल्कुल आमने सामने होता तो वही डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल अपने साथ नोट करें, इसके साथ फिर क्या करें, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करें। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है। इधर हमारे साथ ये डॉटम लाइन फिक्स्ड है। ये डॉटम लाइन क्या है? फिक्स्ड है। तो हम इस डॉटम लाइन के सामने देखेंगे कि ऊपर सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन बिल्कुल इसके आमने सामने आ रहा है, बिल्कुल इसके ऊपर कॉन्साइड हो रहा है, तो वही डिवीजन हम अपने साथ नोट करेंगे। और जिस तरीके का वर्नियर कैलिपर के लिए फिर इसके साथ हम क्या करते थे, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मल्टीप्लाई करते थे। क्योंकि यहाँ पे ये स्क्रू गेज है तो हम क्या करेंगे, इसकी लीस्ट स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर आ रहा है 30, ये 29, ये 28। तो 28 का डिवीजन जो है वो बिल्कुल इस डॉटम लाइन के सामने आ रहा है। सही है।
तो अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या करेंगे इसी स्टेप की। सो अब यही डिवीजन आपने अपने साथ नोट किया कि कौन क्या है 28 है, क्या है 28। सो नो टू नो द अच्छा नो मल्टीप्लाइंग 28 by the least count which is 0.01 millimeter। यहाँ पे इस टिप की तरफ देखिए टू नो द पार्ट मोर देन 5.5 millimeter we look for the division of circular scale which is in front of datum line। in figure it is क्या है 28। no multiplying 28 by least count which is 0.01 millimeter। So we get 0.28 millimeter and add this product to the 5.5 millimeter। और जो मेन स्केल रीडिंग है इसको साथ इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो रिजल्ट में वैल्यू हासिल हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.28 इज इक्वल टू 5.78 मिलीमीटर। तो ये स्फीयर का क्या है डायमीटर है। इसकी भी वही फार्मूला है कि टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस